हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विद द केमिकल काइनेटिक्स। एक प्रॉब्लम हमने इसका सॉल्व किया था, थ्योरेटिकल था। अभी आज हम थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट इज इंक्लूडेड हियर। अब प्रॉब्लम किस प्रकार से है, इट इज़ गिवन इन नोट्स। जरा ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिएक्शन इज गिवन हियर 2N2O5G gives 4NO2G प्लस O2G, ऐसा इक्वेशन दिया है। उसके बाद क्या पूछा है, देखिए, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन N2O5 डिसअपियर्स एट ए रेट ऑफ। अब देखो बेटा, सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली यहाँ पे गिवन लिखेंगे। पहले क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन हियर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कैसे लिखेंगे बताओ तो जरा। यस, माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस। ओके, देन d/dt ऑफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल्स कितना दिया है, व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर, 0.02 मोलर पर सेकंड, ये दिया है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट रेट्स NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड। NO2 और O2 कैसे बनेंगे, उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगा, ये आपको पता करना है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जरा हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसको यूज करो, बताओ जरा, कल हमने लिखा था ना, बताइए हाउ टू राइट। माइनस, यस माइनस, हाँ, 1/2 यस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, हाँ, 1 प्लस आएगा बेटा, बराबर है, प्लस क्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, 1/4 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू, हाँ, प्लस 1 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो गया। इस प्रकार से अब इससे हम क्या निकालेंगे, तो हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो पहले हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे बेटा। तो देखो हमें क्या निकालना है, d/dt ऑफ NO2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इक्वल्स, क्या करो, ये 4 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ क्या रहेगा, माइनस 4/2 कितना होगा, बराबर है d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 2 इंटू, बताइए जरा इसका वैल्यू कितना है, माइनस d/dt N2O5, देखो जरा कितना है, 0. यस, मतलब कितना मिलेगा, 0.04 मोलर पर सेकंड। उसके बाद d/dt ऑफ O2 इक्वल्स, हाँ, क्या लिखो बेटा, यस, -1/2 d/dt ऑफ N2O5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना बेटा, 0.02, मतलब कितना मिलेगा, 0.01 मोलर पर सेकंड। झालं, दोन निघाला। तर त्याच्यानंतर काय काढायचं आपल्याला, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय हम 3 में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी यूज करो, तीनों में से आपको रेट सेम ही मिलना है। ठीक है, तो यहाँ हम किसको यूज करेंगे बेटा, इसको यूज करेंगे, क्या होगा, -1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हो गया, 1/2 इंटू माइनस d/dt कितना है बेटा, 0.02, मतलब कितना मिलेगा, 0.01 मोलर पर सेकंड, मिल गया। Always remember one point here, always rate पॉजिटिव, रेट निगेटिव नहीं रहेगा, ऑलवेज कैसे रहेगा, रेट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन यूज किया है। हम माइनस क्यों यूज करते हैं रिएक्टेंट के केस में, क्योंकि यहाँ पे रेट हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। और हमने कल पढ़ाया भी था कि कंसंट्रेशन कम होता है रिएक्टेंट का, इसलिए माइनस साइन भी हम यूज करते हैं, वो भी याद रखना। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, समझा। देखो जरा, मन में कोई शक है, देखिए,
समझ लो। प्रश्न है, कहीं डाउट है? क्योंकि इसके बाद एक और हम सॉल्व करेंगे जो आपके नोट्स में नहीं, मैंने सॉल्व करके नहीं दिया है, ठीक है ना, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 हम लेंगे बेटा। प्रॉब्लम नंबर 3, हाँ, व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 3 फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया है 3i नेगेटिव एक्वस प्लस S2O8 2 नेगेटिव एक्वस बनेगा I3 नेगेटिव एक्वस प्लस 2SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ऐसा रिएक्शन दिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 नेगेटिव, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I नेगेटिव ये निकालना है। एंड ऑल्सो एंड S2O8 2 नेगेटिव, इसका भी रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है। एंड ऑल्सो द rate of overall rate of reaction if the rate of formation of SO4 2 negative is 0.022 मोल पर dm क्यूब दिया है। ओके, देखिए जरा, गिवन सॉल्यूशन, गिवन व्हाट इज गिवन हियर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव दिया है। बताइए कैसे लिखो। d बाय dt ऑफ, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 0.022 मोलर पर सेकंड, ठीक है, या मोल्स पर सेकंड जो दिया है आपको, मोल पर डीएम क्यूब पर लीटर सेकंड मतलब ही मोलर पर सेकंड होता है। अब हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स, बताओ पहले क्या लिखो, प्लस माइनस, इसको आप करेंगे तो माइनस, ठीक है, यहाँ 3 है इसलिए 1/3 d बाय dt ऑफ I नेगेटिव इज इक्वल टू, हाँ, अब इसको यूज करो, माइनस d बाय dt ऑफ S2O8 2 नेगेटिव इज इक्वल टू, हाँ, प्लस, वेरी गुड, d बाय dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ I3 नेगेटिव इज इक्वल टू 2d बाय dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव। पहले ऐसे लिख डालने का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो बेटा, इसका वैल्यू दिया है और हमें इसका कंजम्पशन निकालना है, तो पहले इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -1/3 d बाय dt ऑफ I नेगेटिव इज इक्वल टू 1/2 d बाय dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव। फिर हमें कंजम्पशन ऑफ I नेगेटिव निकालना है, तो -di नेगेटिव अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखो, 3 को ट्रांसफर करो, क्या होगा 3/2, वेरी गुड, इनटू कितना 0.022। मैथमेटिक्स क्या कहता है, देखो बताओ, 0.011 इंटू 333 बराबर है मोलार पर सेकंड। देखो कंजम्पशन ऑफ I नेगेटिव इतना मिल गया। ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर नोट्स में नहीं दिया है, आपको नोट डाउन करना है साइमल्टेनियसली, एकदम आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने कल भी बताया था कि यहाँ लॉजिक आपको यूज़ करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहला मिल गया। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, कंजम्पशन ऑफ S2O8 2 नेगेटिव। तो हम किस किस को यूज़ करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो -d बाय dt ऑफ S2O8 2 नेगेटिव इक्वल्स 1/2 d बाय dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव बराबर है। उसके बाद
हाँ वैल्यू रखेंगे बेटा, डायरेक्टली वैल्यू रखना है। इसका कितना है 0.022 कितना 0.011 मोलर पर सेकंड हो गया। फिर तीसरा क्या निकालना है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ I3 निगेटिव। तो अब किसको कंसिडर करोगे, इन दोनों को, तो क्या मिलेगा d/dt ऑफ I3 निगेटिव इज इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 निगेटिव। सो 1/2 इंटू कितना बेटा 0.022 कितना 0.011 मोलर पर सेकंड मिल गया। उसके बाद और कुछ निकालने का है क्या रे, क्या निकालने का है, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। यस लास्ट पैरामीटर कौन सा, हाँ देखा कि नहीं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए जरा कैसे निकालोगे। तो हमने अभी बताया था कि रेट निकालते समय आप 1 2 3 4 किसी का भी ऑफर करो, आपको आंसर से भी मिलना है। ठीक है, हम किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, चलेगा -1/3 d/dt ऑफ I नेगेटिव। सो 1/3 कितना है बेटा di/dt 0.033 मतलब कितना मिलेगा 0.011 मोलर पर सेकंड। नोट डाउन करो, देखो कौन था पूरा, हाँ तो ये वाला कुछ नहीं, ये पहले ये लिख के आना जरूरी है। ये लिख लिया तो अब हमें क्या निकालना बेटा, इसका वैल्यू निकालना है और इसका पता है, तो इन दोनों को इस लिखने का देखो। फिर 1/2 इसका वैल्यू हमें पता है, बस हो गया। जो दिया है और जो निकालना है कौन सा, ये वाला, ये भी वैसे ये कुछ दिया होगा, इसको निकालना है, ये पता है, तो इन दोनों को ही हम लिखेंगे। देखो रिलेशन बिल्कुल सेम है। उसके बाद रीअरेंज करना है, वैल्यू रखना है, एकदम आसान से चिल्लर है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ नोट डाउन कर लिया, देखिए डाउट है कुछ पूछिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नया टॉपिक हम लेंगे बेटा रेट लॉ। अब ये रेट लॉ एग्जैक्टली है क्या, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लेंगे बेटा, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ B मोल्स ऑफ B टू फॉर्म प्रोडक्ट। कितने रिएक्टेंट्स हमने लिए, दो, कौन कौन से लिए, A एंड B। A का कितना मोल लिया फ्लास्क में, A मोल, B का कितना मोल लिया, B मोल। ठीक है, अब रिएक्शन फ्लास्क में हम रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। समझो ये रिएक्शन फ्लास्क है, इसमें हमने दोनों भरे हैं A एंड B, इन दोनों को भरा। ठीक है, तो A और B का जितना मोल हम रिएक्शन फ्लास्क में डालेंगे वो पूरा का पूरा रिएक्ट होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा समझना जरूरी है क्या, थोड़ा बहुत समझता 50% 60% है कि नहीं, कुछ बच्चों को पूरा 100% समझता है कि नहीं। तो ऐसे रिएक्शन में भी होता है कि जितना अमाउंट हम डालेंगे वो पूरा का पूरा रिएक्ट होगा जरूरी नहीं है, उसमें से कुछ ही मोल्स रिएक्ट होंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि A में से समझो X मोल्स ऑफ A पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन,
बी में से y मोल्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, समझ में आ रहा? x a में से कितना पार्टिसिपेट किया? x, तो x ग्रेटर देन a रहेगा कि लेस देन a रहेगा रे? ग्रेटर देन a नहीं रहेगा, लेस देन a रहेगा, ऑब्वियसली ना रे, ठीक है? देन y क्या रहेगा? ग्रेटर देन b रहेगा, ठीक है? अब देखो हम क्या करेंगे, इसका रेट लॉ लिखेंगे कैसे? तो हमें एक्सपेरिमेंटली, बेटा देखिए अब हमें कैसे पता चला कि x मोली पार्टिसिपेट किया, y मोली पार्टिसिपेट किया? तो दिस इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। आंखें बंद करके लिखेंगे क्या? लिख डालो, चल जाता। ऐसे नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि a में से x पार्टिसिपेट करते, b में से y पार्टिसिपेट करते, ठीक है? दिस इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, दिस इज नॉट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर, हम कितना लिखेंगे नाउ? x, नॉट a। x क्यों लिखा? x क्यों लिखा? क्योंकि x इतने ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू पावर y। कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर y हो गया। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, रेट इक्वल्स k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर x कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर, समझा क्या? अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसको इच कहने का रेट लॉ, यही क्या है? रेट लॉ। तो देखो बेटा ये रेट लॉ एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन? ये रेट लॉ हमें कैसे मिला है? थ्योरेटिकली कि एक्सपेरिमेंटली? देखो ना, अभी तो हमने बताया ये सब एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, तो ये कैसे मिलेगा इक्वेशन? एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन विच एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सच इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ। क्या है रेट लॉ? मैथमेटिकली सॉरी experimentally determined equation. What is rate law? Determined equation which explains relationship between rate of reaction and concentration of reactants is known as rate law. तो ऑलवेज याद रखोगे कि रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, इट इज नॉट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। रेट लॉ कभी भी हम थ्योरेटिकली लिख नहीं सकते हैं, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली ही उससे ऑब्जर्व करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कभी हम रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम उसको लिख पाते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन, एक दो एग्जांपल हम लेंगे। कौन सा लेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स वाटर प्लस ऑक्सीजन। बेटा H2O2 का नाम क्या है रे? वाटर नहीं, H2O2। हाँ हाँ, लगने को कुछ भी लगता है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोल्टेज रहता है वो। तो H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन बनाया, ठीक। अब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो क्या पता चला इसका रेट लॉ? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। देखो जरा ध्यान देना, अभी हमने कहा था कि रेट लॉ कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज नॉट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। बराबर है, ये रिएक्शन हमारे पास है जिसमें H2O2 का कितना मोल यूज किया दिख रहा? 2 मोल। तो मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि जितना यहाँ उतना यहाँ, पावर उतना ही होना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता है। ये रेट लॉ हो गया फॉर दिस रिएक्शन। अब यहां हमने देखिए एक के को यूज किया है। व्हाट इज के?
कांस्टेंट, उसको हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। के को ऑलवेज याद रखना, व्हाट इज के हियर, रेट कांस्टेंट। के क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन दिया है NO2 प्लस CO रिएक्ट्स विद CO टू फॉर्म NO एंड CO2। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या रहेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज़ टू पावर 2। अब देखो जरा यहाँ पे, दिस इज द रेट लॉ। इस रेट लॉ में आपको कहीं CO दिखा क्या है, क्या इस रेट लॉ में यहाँ CO लिखा है क्या रे, नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या होता कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO। कितना भी ले लो, कम ले लो, ज्यादा ले लो, रेट इज इंडिपेंडेंट, बढ़ेगा भी नहीं कम भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। फिर NO2 के लिए क्या लिखा बेटा, रेज़ टू पावर 2। NO2 के लिए क्या लिखा, रेज़ टू पावर 2। व्हाट डज रेज़ टू पावर 2 मीन, तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स बढ़ेगा, 2 स्क्वायर 4 पक्का 4 टाइम्स बढ़ेगा, इसलिए रेज़ टू पावर 2 लिखा है। समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से देखो जरा, ये रेट लॉ लिखा जाता है एक्सपेरिमेंटली। अब कंफ्यूजन फिर से क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में कि सर अगर एग्जाम में पूछा गया रेट लॉ तो हम कैसे लिखेंगे। टेंशन नहीं लेने का, ऐसे कोई भी रिएक्शन आपको नहीं दिया जाएगा, जो आपके नोट्स में है वही रिएक्शन दिया जा सकता है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। तो इस प्रकार से रेट लॉ हो गया, समझा। तो देखो जरा एक और बार हम इसको रिपीट करेंगे। हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया जिसमें कितने रिएक्टेंट्स है, 2। कौन से, A एंड B। A का कितना मोल लिया, A मोल, B का कितना लिया, B मोल, फ्लास्क में डाला, उसमें से A का कितना रिएक्ट हुआ, X, B का कितना रिएक्ट हुआ, Y। फिर रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर Y। हो गया। उसके बाद इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, और ये जो इक्वेशन मिला इसे ही कहना रेट लॉ। थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन रहेगा विच रिलेट्स रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactant. Therefore, definition, an experimentally determined equation which explains relationship between rate of reaction and concentration of reactants is known as rate law. ये 2 एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ रेज़ टू पावर 1 लिखा है, 2 moles are participating in the stoichiometric in the balanced chemical equation. ये आपको दिख रहा है, ये रेट लॉ रहेगा। यहाँ NO2 रेज़ टू पावर 2 लिखा है और CO इज नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब CO के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं रहेगा। देखो जरा, देख लो, लिखो, समझ लो, कोई डाउट है। देन नेक्स्ट इज रेट कांस्टेंट, जो अभी हमने वहाँ लिखा था, यूज़ किया था। देखिए रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या रहेगा। तो बेटा देखो, हम क्या करेंगे, रेट लॉ ये वाला यूज़ करेंगे। हमारे पास रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर S कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर Y। हो गया। उसके बाद यहाँ एक कंडीशन हम लेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 1, कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू 1 मोलार। दोनों का कंसंट्रेशन कितना लिया,
1 मोलर, ठीक है, यूनिट जिसको हम कहेंगे। फिर ये वैल्यू जो है बेटा यहाँ रखो, बताओ क्या मिलेगा। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में लिखो बता। रेट हाँ इक्वल टू के हाँ इंटू 1 एक्स, नहीं सॉरी हाँ 1 नहीं 1 एक्स आएगा, सॉरी 1 एक्स आएगा। अब 1 एक्स कितना, 1 का पावर कोई भी ले लो 1 मिलने वाला है, ठीक है। एंड 1 वाई मतलब भी 1, तो बचेगा क्या, रेट इक्वल्स टू के, बराबर है। अब रेट इक्वल्स टू के मिल गया, मतलब के का डेफिनेशन क्या रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन विच concentrations of all the reactants is taken as unity म्हणजे 1, in which concentrations of all the reactants is taken as unity is known as rate constant. Rate of reaction in which concentrations of all the reactants is taken as unity is known as rate constant. समझ में आया। तो इस प्रकार से रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन रहेगा, एकदम आसान सा डेफिनेशन है। उसके बाद एप्लीकेशंस दी है ऑफ रेट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ रेट लॉ, पहला एप्लीकेशन क्या है, समझो हमने शुरुआत में रिएक्शन के समय में when t इक्वल टू 0 A इक्वल्स टू 100% रहेगा, B इक्वल्स टू 100% रहेगा, क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो दोनों का कंपोजिशन 100% रहेगा, ठीक है। फिर 2 मिनट के बाद समझो t इक्वल्स टू 2 मिनट हो गया, तो 2 मिनट के बाद क्या होगा, समझो A का मिल गया 80%, B का मिल गया 70%, ये हाइपोथेटिकल डेटा है। हाँ, फिर t इक्वल टू 4 लिखेंगे मिनट, A इक्वल टू बचेगा 65%, B इक्वल टू बचेगा 60%, समझो। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 मिनट के बाद रिएक्शन का रेट कितना रहेगा, यह हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेट लॉ। 4 मिनट के बाद ये कंपोजिशन हमें दिख रहा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं आफ्टर 4 मिनट्स। समझ में आ रहा। 6 मिनट के बाद रेट कितना रहेगा, कंपोजिशन जो है बदल जाएगा ना, रेट भी बदल जाएगा, बराबर है। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद जो भी कंपोजिशन रहेगा रिएक्टेंट्स का, उस हर एक कंपोजिशन के लिए हम रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रेट लॉ। Therefore, first application क्या रहेगा, used to determine rate of reaction for any composition of reaction mixture. Used to determine rate of reaction for any composition of reaction mixture. दूसरा क्या रहेगा, देखो जरा। देखिए हमने कहा t इक्वल टू 0 है तो इनका कंपोजिशन इस प्रकार से रहेगा, फिर t इक्वल टू 2 हो जाएगा, कंपोजिशन इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये जो है कंपोजिशन इतना बच्चा, यह हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली, और इसी से ही फिर हम क्या पता कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन आगे बढ़ते समय किसी भी टाइम के बाद, किसी भी समय के बाद, किसी भी पीरियड इंटरवल के बाद हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या रहेगा, यूज्ड टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कभी भी हम निकाल सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन। तीसरा क्या है बेटा, एप्लीकेशन। तो इसी से हमें पता चलेगा किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। जो रिएक्शंस हम कैरी आउट करेंगे उसका मैकेनिज्म किस प्रकार से रहता है, यह हमें रेट लॉ से ही पता चलता है। इसलिए थर्ड एप्लीकेशन, यूज्ड टू डिटरमाइन मैकेनिज्म, used to predict, better way, used to predict mechanism of a reaction। ऐसे 3 एप्लीकेशंस दी गई है, समझे क्या तीनों, देखो रिकॉल करो।
तीन एप्लीकेशंस को रिकॉल करेंगे आप। पहला एप्लीकेशन कौन सा है? हाँ, व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन? यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ reactants and products at any instant of reaction. दूसरा, used to determine rate of reaction at any instant of reaction, ठीक है, during the course of reaction. तीसरा, used to predict mechanism of reaction. हो गया, ऐसे तीन रहेंगे एप्लीकेशंस। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है नोट्स में, इट इज गिवन। क्वेश्चन किस प्रकार से है? वन रिएक्शन इज गिवन हियर, CH3Br aqueous प्लस OH नेगेटिव aqueous gives CH3OH aqueous प्लस Br नेगेटिव aqueous। द रेट लॉ इज, रेट लॉ भी दिया है, रेट इक्वल्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। रेट लॉ इज ऑल्सो गिवन। पहला प्रश्न कौन सा पूछा है? देखिए, हाउ डज रिएक्शन रेट चेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ 5। अब देखो जरा, पहला रेट हमें दिया है, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है, ये ओरिजिनल है रेट लॉ। अब क्या दिया बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 5, बराबर है। तो अब नया रेट लॉ हम लिखेंगे कैसे? रेट इक्वल टू, हाँ बताइए क्या लिखो? K वैसे के वैसा ही रहेगा, इसका कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा, इसका कंसंट्रेशन, हाँ क्या लिखो? रेज़ टू पावर 5 टाइम्स बढ़ाना रे, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 5 मतलब 5 टाइम्स बढ़ाना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। हो गया? तो यहां में क्या मिलेगा बेटा? 5K कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इसको इक्वेशन 2 कहना, ये इक्वेशन 1 रहेगा। बताइए 1 2 से क्या रिलेशन निकलता, कंक्लूजन निकलता? सोचो 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकलेगा? रेट कम हो गया, कम हुआ पक्का। कितने से कम हुआ? 5 टाइम्स कम हुआ पक्का। अब यहाँ K था, यहाँ 5K हुआ, कम हुआ बढ़ा। अच्छा, इससे वो कम हो गया। तो हमें लिखते समय इससे वो कम नहीं लिखने का, जो नया रेट है उसको लिखने का। कितना आ गया समझे? तो आप क्या लिखोगे? नया जो रेट है दैट इज 5 टाइम्स रेट, ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप आंसर लिखोगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाई, इसका आंसर नोट्स में नहीं दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स, और बाय ए फैक्टर ऑफ 5 भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से रेट बढ़ गया। समझ में आया? ये भी एकदम चिल्लर है, चैप्टर ही एकदम इजी है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत सोपी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है बेटा? बी वाला क्या बोला है? What is the change in rate if concentration of both the reactants are doubled? अब दोनों का रेट कंसंट्रेशन डबल किया गया तो रेट इज इक्वल टू K। हाँ क्या लिखो बताओ? दोनों का कंसंट्रेशन डबल हुआ ना रे, दोनों का डबल हुआ ना। हाँ
तो बताते जाओ, सिर्फ असर मत बोलो। हाँ, 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br। हाँ आगे बता रहे। यस वेरी गुड। 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, तो कितना रे? हाँ इधर, यस वेरी गुड, ऐसे बताते जाओ। हाँ एटलीस्ट ब्रैकेट के बारे में बताया तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कितना आएगा देखो, बताओ कितना बेटा? 2 2 जा 4 के कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। दिस इज सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर। बट हाँ हाँ, अरे हो इधर हो, नाश्ता करके आए शायद आज, खाने का है? फिर भी ध्यान है तुम्हारा। इसको कहते हैं लगन, डिवोशन। हाँ तो बताओ जरा, ये क्या रिलेशन निकलेगा फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 1? फ्रॉम 1 एंड 3 व्हाट इज द कंक्लूजन? रेट कम हुआ कि बढ़ा? कितना गुना बढ़ा? 4 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा लिखते जाना है इसे। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम और बाय ए फैक्टर ऑफ 4। इस प्रकार से 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो कोई डाउट है पूछो, कौन सा कैसे लिया, समझा क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखो समझो, एक एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से दिया रहा स्क्वायर, तो इस केस में बताइए जरा रेट कितना गुना बढ़ेगा? कितना गुना बढ़ेगा? 4 टाइम्स। गलत, यहां पे स्क्वायर आएगा ना बेटा, है ना? 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, कितना गुना बढ़ा? 8 टाइम्स। ऐसे रहेगा, ठीक है? तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद भी काफ़ी लंबा प्रॉब्लम है विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ। तो इसको हम शायद कल ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लंबा है। हाँ ठीक है, किसी को डाउट है देख लो। तो आज हम रोकेंगे बेटा, ठीक है? थैंक यू।